A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain one word substitution set 2 and the remaining 50% questions are to be explained in this class today. And you know it well that all the questions have been taken from R.S. Agrawal's new book, Objective Journaling. So let's get started. Question number 25. Acutely affected by external impressions. वह जो बाह्य इंप्रेशन से काफी अधिक प्रभावित हो से क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में इंजीनियस, बी इम्प्रेशनेबल, सी क्रेड्यूलस एंड डी सेंसिटिव। इंजीनियस मीन्स होता है चतुराई से बनाया गया या सोचा गया या कौशलपूर्ण, इंजीनियस। इम्प्रेशनेबल होगा, ये तो मीनिंग ही कह रहा है कि जो अफेक्ट कर जाए इंप्रेशन से, एक्सटर्नल इंप्रेशन से, वह इम्प्रेशनेबल है। क्रेड्यूलस मीन्स होता है सहज विश्वासु, वह जो आसानी से किसी के ऊपर भरोसा कर जाए। आप कमेंट करके बताएंगे कि जिस पर भरोसा करें से क्या कहते हैं? जो भरोसा करे वह तो क्रेड्यूलस है, और जिस पर भरोसा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए। सेंसिटिव, संवेदनशील। तो एक्यूटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस के लिए आंसर बी होगा, इम्प्रेशनेबल। तो जो भरोसा करे वह क्रेड्यूलस है, और जिस पर भरोसा हम करते हैं वह क्रेडिबल है, जिसे हम विश्वसनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। टू स्लैप विद फ्लैट ऑब्जेक्ट। फ्लैट ऑब्जेक्ट से स्लैप करना क्या होगा? फ्लैट ऑब्जेक्ट से स्लैप कर देना क्या होगा? आप कमेंट करके बताएं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। टू स्लैप विथ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट। ह्यू है, स्वैट है, चॉप है, नौ है। ह्यू मीन्स होता है कुल्हाड़ी से काटना, एंड स्वैट मीन्स होता है शक्तिशाली प्रहार। चॉप मीन्स होता है बोटी बोटी काटना। चॉप मीन्स सब्जी इत्यादि को भी काटकर पीस बनाना, एंड नौ मीन्स होता है दांत से काटना या कुतर देना। तो आंसर 26 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27। एन असेंबली होता है, एज नहीं, यहाँ एन होगा। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, श्रोताओं के समूह को क्या कहते हैं? ए ऑडियंस, बी क्राउड, सी कॉन्ग्रेगेशन एंड डी असेंबलेज। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, हियर करने वालों के समूह को क्या कहेंगे? ऑडियंस कहेंगे, श्रोता या श्रोतागण कह सकते हैं। क्राउड मीन्स भीड़, कांग्रेगेशन मंडली। मैंने कल भी आपको बताया है, पुजारियों की भीड़, पूजा पाठ करने वाले लोगों की भीड़ को हम कांग्रेगेशन कहते हैं, और असेंबलेज मीन्स समुदाय। तो 27 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, रिगार्ड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सम्मान, एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन को हम क्या कहेंगे? सिनिसिज्म है, नेपोटिज्म है, फिलेंथ्रोपी है, और एल्ट्रुइज्म है। सिनिसिज्म मीन्स होता है कुटिलता, दोषदर्शिता, यानी हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स को हम सिनिसिज्म कहते हैं।
इसमें जो व्यक्ति होता है वह सिनिक कहलाता है। जिस व्यक्ति को ऐसी आदत होती है जो हमेशा लोगों में खामी ही देखता है, जिसे लगता है कि इसमें दुनिया में ज्यादा चीज तो नेगेटिव ही है, वह सिनिक कहलाता है। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद यानी अपनों का पक्ष। फिलेंथ्रोपी लोकोपकार, लोगों के ऊपर उपकार को फिलेंथ्रोपी कहते हैं। और एल्ट्रुइज्म मीन्स परोपकारिता। तो फिलेंथ्रोपी जहां मानव प्रेम संबंधी बात आए वहां प्रिंसिपल ऑफ एक्शन और रिगार्ड, इसे हम एल्ट्रुइज्म कहेंगे, परोपकारिता। 28 का आंसर डी होगा। 29 आपके सामने, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, वह बीमारी जो स्पर्श से फैलती है उसे हम क्या कहते हैं? अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, वह बीमारी जो कांटेक्ट से फैलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में इन्फेक्शस, बी कंटाजियस, सी कॉन्टिजियस एंड डी कॉन्टेक्चुअल। इन्फेक्शस संक्रामक जो एयर के माध्यम से और वाटर के माध्यम से स्प्रेड कर जाए उसे हम इन्फेक्शस कहते हैं। और जो छुआछूत से, बॉडीली कांटेक्ट से फैले, फिजिकल कांटेक्ट से फैले उसे हम कंटेजियस कहते हैं। और कंटेजियस जो होता है वो निकटस्थ होता है, बगल वाला होता है, समीपवर्ती होता है। और कंटेक्चुअल मीन्स कंटेक्स्ट पर आधारित, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट यानी प्रासंगिक, रेलेवेंट। 29 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, एक ऐसी कहानी जो एनिमल की हो लेकिन वहां से एक लेसन मिले, एक सीख मिले, तो उसे क्या कहते हैं? एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, ए फैबल, बी टेल, सी एनेक्डोट एंड डी पैरेबल। फैबल मीन्स नीति कथा, मोरल स्टोरी जिसे हमें मोरल मिले और वो स्टोरी जो हो वो एनिमल की हो उसे हम फैबल कहते हैं। टेल मीन्स कहानी होता है। एनेक्डोट उपाख्यान, एनेक्डोट मीन्स होता है रियल एंड अम्यूजिंग स्टोरी, जो किसी रियल इवेंट को व्यक्त करे उसे हम एनेक्डोट कहते हैं। पैरेबल मीन्स होता है शिक्षाप्रद कथा, डिडैक्टिक टेल। 30 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31, पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, वह व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर हर चीज है और हर चीज ईश्वर है। इसे हम ऐसे कहें कि वह व्यक्ति जो हर वस्तु में ईश्वर को देखता है, ईश्वर को मानता है, उसे क्या कहते हैं? ए एग्नोस्टिक, बी थेइस्ट, सी पैंथेइस्ट एंड डी पैंटे पैंटेक्निकॉन। आंसर देंगे आप। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एग्नोस्टिक मीन्स होता है हिंदी में अज्ञेयवादी कहते हैं। अज्ञेयवाद नहीं, अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी क्या है? वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। ये सब पूछे जाते हैं, सब आपको याद करने चाहिए। वन हु डाउट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को हम एग्नोस्टिक कहेंगे। थेइस्ट मीन्स होता है आस्तिक, यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड। और आप बताएंगे वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड को क्या कहते हैं? वन हु डजंट बिलीव इन गॉड को क्या कहते हैं? कमेंट करिए। पैनथेइस्ट आंसर होगा, क्योंकि पैनथेइस्ट का मतलब होता है सर्व ईश्वरवादी। वह जो हर वस्तु में ईश्वर को देखता है उसे हम पैंथेइस्ट कहते हैं। द बिलीफ दैट गॉड एंड द यूनिवर्स आर इक्विवेलेंट, भाई यूनिवर्स और गॉड ये इक्विवेलेंट है, पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है, ईश्वर पूरा ब्रह्मांड है, यानी हर चीज में ईश्वर है, तो पैंथेइस्ट हो जाएगा। पैंटेक्निकॉन, अ लार्ज वैन स्पेशली वन यूज्ड फॉर फर्नीचर रिमूवल्स। अब एक शब्द मैंने आपको कहा था कि जो ईश्वर में विश्वास न करे तो उसे हम अथेइस्ट कहते हैं, हिंदी में नास्तिक। मैं जानता हूं सबका आंसर बिल्कुल सही है, सब लोग यहाँ सही कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बीटी क्लेवर रिटॉर्ट। रिटॉर्ट मीन्स होता है जवाब,
त्वरित जवाब को हम रिटॉर्ट कहते हैं। अब यहाँ वीटी भी लगा दिया गया, क्लेवर भी लगा दिया गया। वह जवाब जो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से तुरंत दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? ए सरकाजम, बी रिपार्टी, सी प्लैटिट्यूड एंड डी इन्वेक्टिव। सरकाजम मीन्स कटाक्ष होता है, ताना एक तरह का, सरकाजम कटाक्ष, ताना जो चुभ जाए। रिपार्टी हाजिर जवाबी, आंसर यही होगा, हाजिर जवाबी। विट्टी क्लेवर एथॉट मीन्स हाजिर जवाबी जो त्वरित जवाब दे और सटीक जवाब दे। प्लेटिट्यूड मीन्स होता है साधारण बात या तुच्छ बात, और इन्वेक्टिव मीन्स फटकार, इन्वेक्टिव मीन्स गाली भी होता है, इन्वेक्टिव मीन्स धिक्कार भी होता है। Question number 33. Words different in meaning but similar in sound. Words different in meaning but similar in sound. होमोनिम है, सिनोनिम है, एक्रोनिम है, एंटोनिम है आपके सामने। होमोनिम उच्चारण तथा बर्तनी में समान परंतु अर्थ में भिन्न, तो यही तो यहाँ कहा जा रहा है, डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड। अर्थ भिन्न हो, साउंड सिमिलर हो, उसे क्या कहें? तो उसे ही हम होमोनिम कहते हैं। बी में सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं। सी में एक्रोनिम है और डी में एंटोनिम है। एक्रोनिम संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त शब्द है। अच्छा, कुछ लोग हमेशा उलझ जाते हैं कि एक्रोनिम और एब्रिविएशन में डिफरेंस क्या है। आप सीख ले, मैं बता देता हूं आपको। एक्रोनिम वह है जो एब्रिविएशंस को चरित करने पर शब्द बन जाए। वे एब्रिविएशंस जिनका प्रोनाउंसिएशन वर्ड की तरह हो उन्हें हम एक्रोनिम कहते हैं, और वे जो शब्द की तरह उच्चरित न हो उन्हें हम एब्रिविएशन ही कहते हैं। जैसे एमएलए, एमपी, एसडीएम, डीएम, एसपी, आप ये जब बोल रहे हैं तो ये अलग अलग लेटर आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको अब मैं बोल के बताता हूं। जैसे आप ओपीईसी को ओपेक कहते हैं, एक शब्द बन जाता है। आप AIIDS को एड्स पढ़ते हैं। इस तरह के जो एब्रिविएशन शब्द की तरह उच्चारण लें उन्हें आप एक्रोनिम कहिएगा, जो शब्द की तरह उच्चारण न लें उन्हें एब्रिविएशन ही कहते हैं। कई बार ये भी पूछता है एग्जामिनेशंस में। तो सारे वर्ड हो चुके। 34 आपके सामने, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता है, क्या कहें उसे? ए पैट्रियट, बी नेशनलिस्ट, सी कॉस्मोपॉलिटन एंड डी मेट्रोपॉलिटन। 34 का आंसर दिया जाए, सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, नेशनलिस्ट मीन्स होता है राष्ट्रवादी, कॉस्मोपॉलिटन विश्ववादी, जो पूरे विश्व को अपना समझे, जिसे लगे कि पूरी में मैं पूरे विश्व को बिलोंग करता हूं, वह कॉस्मोपॉलिटन होता है। और मेट्रोपॉलिटन महानगर या महानगरी, दोनों इसका अर्थ होता है। तो 34 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। बाई ब्लड और बर्थ, बाई बर्थ रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? जन्मजात या संबंध, रक्त संबंध को क्या कहते हैं? एक लाइन में आप, एक शब्द में आप जवाब दें। ए पेरेंटेज है, बी एफिलिएशन है, सी कॉन्सेंजुनिटी है, और डी नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म का रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। पेरेंटेज मतलब होता है मातृ पितृत्व। एफिलिएशन मीन्स होता है संबद्धता, जैसे आप सुने होंगे एफिलिएटेड स्कूल्स, एफिलिएटेड कॉलेजेस। कॉन्सेंजुनिटी मीन्स होता है रक्त संबंध, एंड नेपोटिज्म मीन्स होता है भाई भतीजावाद। यानी आंसर सी होगा, रक्त संबंध के लिए वर्ड है कॉन्सेंजुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ स्टोरी इन व्हिच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। वह स्टोरी जिसमें आइडियाज को पीपल का प्रतीक माना जाता है। ऐसा लगता है कि आइडियाज नहीं पीपल बोल रहे हैं, उन्हें क्या कहें? उस स्टोरी को क्या कहेंगे हम? ए एलिगरी, बी फैबल, सी लेजेंड एंड डी पैरेबल। तो एलिगरी
को ही हम रूपक कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूपक ही वह चीज है, यानी स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। जब पीपल के बदले में आइडियाज को सिंबॉलिक वे में प्रस्तुत किया गया हो तो उसे हम अलीगरी कहते हैं। यह एक लिटरेरी डिवाइस है। फैबल कल्पित कहानी या नीति कथा। लेजेंड दंत कथा, लेजेंड मीन्स वीर गाथा भी होता है। लेजेंड मीन्स वीर गाथा। पैरेबल शिक्षाप्रद कथा, ये फैबल अभी आप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपने याद कर लिया होगा इसे। 36 का आंसर अलीगरी होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज यानी वह जो एकाएक बदलाव और बड़े बदलाव का विरोधी हो, उसे क्या कहें? ए स्टैटिक, बी रेवोल्यूशनरी, सी कॉन्जर्वेटिव एंड डी इवोल्यूशनरी। स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब स्थिर। रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, तो जो रेवोल्यूशनरी है वो तो हमेशा नया करता है, नई चीजों में बिलीव करता है। कॉन्जर्वेटिव दकियानूसी, पुरानी सोच वाला, पुराने ढर्रे पर चलने वाला, जो नए विचारों को आत्मसात न करे, नई चीजों का आत्मसात न करे, उसे कॉन्जर्वेटिव कहते हैं। इवोल्यूशनरी यानी विकासवादी होता है, यानी आंसर कॉन्जर्वेटिव हो जाएगा। इसे आप रूढ़िवादी कह सकते हैं। तो 37 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बूसेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स। आंसर देंगे ए में हॉर्टिकल्चर, बी में बॉन्साई, सी प्रणिंग एंड डी टॉपियरी। द आर्ट ऑफ कटिंग trees and bushes into ornamental shapes. Horticulture means बागवानी होता है। बॉन्साई छोटा पौधा जो हम घर के आगे सज्जा वगैरह के नीचे हम बालकनी में जिसे रख देते हैं, वो पौधा बॉन्साई कहलाता है, जो बहुत बढ़ता नहीं है। प्रनिंग मीन्स होता है छटाई, निराई गुड़ाई आप कह सकते हैं। और टॉपियरी द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ क्लिपिंग श्रब्स और ट्रीज इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स, यानी इतने सुंदर, कहीं कहीं आप देखे होंगे पौधों का कटिंग इस तरह से किया जाता है कि वे काफी सुंदर दिखते हैं। वही कला टॉपियरी कही जाती है, वही प्रैक्टिस टॉपियरी कहलाता है। 38 का आंसर डी होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन 39, वॉकिंग इन स्लीप। हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, पहले के क्लास में यह वर्ड आ चुका है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस बार जो आपको ऑप्शन में मिल रहा है, अगली बार वो कहीं क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। तो यदि आप ऑप्शन को याद करना शुरू कर दें तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, और इसीलिए मैक्सिमम ऑप्शन भी एक्सप्लेन किया गया है। वॉकिंग इन स्लीप, स्लीप नींद में चलना। नींद में चलना क्या है? यानी नींद में चलने की आदत जो है वही तो नींद में चलना है। सोमनिलोक्विज्म आपको बताया हूं, लॉक्वी जब आ जाएगा तो बोल चाल वाला शब्द हो जाएगा। नींद में बड़बड़ाने की आदत सोमनिलोक्विज्म है। सोमनैम्बुलिज्म है नींद में चलना या नींद में चलने की आदत। ऑब्सेशन जुनून, ऑब्सेशन मीन्स सनक भी कह सकते हैं। ऑब्सेशन एक तरह का पागलपन है, बहुत तीव्र इच्छा। और हेल्यूसिनेशन मीन्स माया। तो 39 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वन हु कांट डाई। वन हु कांट डाई। वह जो मर नहीं सकता, ये तो आप सभी को ऐसे ही याद है। स्टेबल है, इमोर्टल है, परपेचुअल है, पेरेनियल है। स्टेबल स्थिर होता है, इमोर्टल अमर होता है, परपेचुअल जो शाश्वत है, सनातन है, निरंतर जो बना रहे। पेरेनियल मीन्स भी निरंतर होता है, जो 12 महीना उपलब्ध रहे, उसके लिए पेरेनियल का यूज करते हैं। परपेचुअल लगातार, शाश्वत, सनातन। परपेचुअल जो एकदम लगातार बना रहे। इमोर्टल अमर, तो आंसर इमोर्टल होगा। 40 का आंसर बी होगा। 41 आपके सामने, belief or opinion contrary to what is generally accepted। belief और opinion contrary to, याद करेंगे फिक्स्ड preposition contrary to, जिसका अर्थ होता है के विपरीत। contrary to का अर्थ होता है के विपरीत। what is generally accepted यानी वह मान्यता या वह विचार जो सामान्य तौर पर एक्सेप्ट किया जाए उसके विरुद्ध हो। विरुद्ध मत, विरुद्ध विचार
को हम क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। विरुद्ध मत या विरुद्ध विचार को हम क्या कहते हैं? अनबिलीफ है, सुपरस्टिशन है, नॉन कॉन्फॉर्मिटी है और हेरेसी है। तो इस तरह से आप आंसर हेरेसी, इसके लिए आप आंसर हेरेसी सेलेक्ट करें। विधर्म है या विरुद्ध मत है, वह अवधारणा, वह मान्यता जिसे समाज एक्सेप्ट न करे, उसे हम हेरेसी कहते हैं, हेरेसी। अनबिलीफ नास्तिकता कहा जाता है, सुपरस्टिशन अंधविश्वास है, नॉन कॉन्फॉर्मिटी गैर अनुरूपता, जो अनुरूप में न हो वह नॉन कॉन्फॉर्मिटी में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अ पर्सन ऑब्सेस्ड विथ एक्सक्लूसिवली वन आइडिया और सब्जेक्ट, वह व्यक्ति जो किसी एक आइडिया, किसी एक सब्जेक्ट से ही ऑब्सेस्ड हो, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। किसी एक, क्रेजी मीन्स पागल होता है, क्रेजी मीन्स पागल, सनकी झक्की, क्लैप्टोमैनियक, चोरियोनमादी, one who is obsessed with excessive desire or extreme desire for stealing। अगला वर्ड है मोनोमैनियक, तो यही तो आंसर होगा। ये वर्ड है निम्फोमैनियक, कल मैंने आपको निम्फोमैनिया बताया था, निम्फोमैनिया, और उसी से निम्फ से बना है, निम्फ कहें, निम्फोमैनिया कहें, निम्फोमैनियक कहें, ये शब्द विमेंस के लिए, विमेन के लिए यूज होते हैं। आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट विमेंस। यह शब्द हमेशा विमेन के लिए यूज होगा जिसमें अनकंट्रोलेबल और अनरेस्ट्रेंड डिजायर हो सेक्स के प्रति, से हम निम्फ कहते हैं, निम्फोमैनियक कहते हैं। तो 42 का आंसर सी होगा। 43 आपके सामने, अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, वह बच्चा जिसमें असामान्य और उल्लेखनीय खास प्रतिभा हो, उसे क्या कहें? ए स्कॉलर, बी डिलीजेंट, सी फ्रिक एंड डी प्रोडिजी। क्या कहेंगे आप? वह बच्चा जिसमें असामान्य प्रतिभा हो, असामान्य प्रतिभा का धनी व्यक्ति, धनी बच्चा या विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा, क्या कहें उसे? स्कॉलर मीन्स विद्वान होता है, डिलीजेंट मीन्स मेहनती होता है, फ्रिक मीन्स सनकी होता है, और इसे हम प्रोडिजी कहते हैं। वह ज्ञान जो 10-15 वर्ष बाद होना चाहिए, इसी उम्र में हो गया, यानी वो प्रोडिजी है। 43 का आंसर डी। 44 आपके सामने, वन हु लव्स मैनकाइंड, वह जो मानव जाति से प्रेम करता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए में एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बी फिलेंथ्रोपिस्ट, सी सेस्मोलॉजिस्ट एंड डी ऑप्टोमेट्रिस्ट। आंसर देंगे आप लोग? वन हु लव्स मैनकाइंड, क्या कहते हैं इसे? जो मानव जाति को प्रेम करे, उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वह जो मानव जाति से प्रेम करे, उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। जो मानव जाति के ऊपर पैसे इत्यादि खर्च करे उनके कल्याण के लिए, उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वह होता है जो स्टडी करता है पीपुल का, कैसे लोग विकसित हुए, संस्कृति कैसे विकसित हुई, उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। सेस्मोलॉजिस्ट भूगर्भ का अध्ययन करने वाला, और भूकंप कैसे होता है, क्या तीव्रता थी, वो सिस्मोलॉजिस्ट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आपके आंख के साइट को जांचता है और इसके लिए प्रॉपर लेंस इत्यादि सजेस्ट करता है, उसे हम ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। 44 का आंसर बी होगा। 45 आपके सामने, अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीजन, मैंने एक दिन चर्चा की थी, आप 45 का आंसर इजीली दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले के क्लासेस में। अ चाइल्ड हु स्टेज अवे, वह चाइल्ड जो दूर रहता है, स्कूल से भागा रहता है बिना किसी गुड रीजन के, उसे हम ट्रुएंट कहते हैं, ट्रुएंट। तो आंसर डी होगा। आ जाइए आगे देख लेते हैं। आंसर डी होगा ट्रुएंट, पढ़ाई चोर बालक, वह बच्चा जो स्कूल से भागा फिरे, बिना छुट्टी लिए, बिना सूचना दिए ऐसे भी प्रश्न पूछता है, तो उसे भी हम ट्रुएंट कहते हैं। वैगाबॉन्ड आवारा, जिसका कोई ठिकाना न हो, जिसके पास कोई जॉब न हो, जो मारा मारा फिरे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, उसे हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। डेलिंक्वेंट मीन्स होता है किशोर अपराधी, बाल अपराधी, यानी 18 वर्ष से कम का अपराधी जो है वो डेलिंक्वेंट कहलाता है, किशोर अपराधी या बाल अपराधी। सिजोफ्रेनिक,
खंडित मानसिकता वाला, सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिजीज है, और जिसको सिजोफ्रेनिया है वह व्यक्ति सिजोफ्रेनिक कहलाता है। तो 45 का आंसर डी होगा। 46, लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, वह लाइन जिस पर अर्थ, स्काई और सी प्रतीत होता है कि मिल जाते हैं, उसे क्या कहें? ए हॉरिजन, बी जेनिथ, सी फ्रिंज एंड डी प्लिंथ। आंसर देंगे आप सभी लोग? सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसे हम हॉरिजन कहते हैं। क्षितिज कहलाता है जेनिथ, शीर्ष बिंदु यानी टॉप पार्ट। फ्रिंज मीन्स होता है, ऐसे आंचल कहते हैं। फ्रिंज मीन्स आंचल, फ्रिंज एक एरिया को बताता है। और प्लिंथ मीन्स चबूतरा होता है। प्लिंथ नींव के लिए भी यूज होता है। तो 46 का आंसर ए होगा। 47 आपके सामने। A person who rules without consulting the opinion of others, वह व्यक्ति जो दूसरों के मत को लिए बिना ही सत्ता चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो किसी से परामर्श लिए बिना सत्ता चलाए। डेमोक्रेट तो प्रजातंत्रवादी है, लोकतंत्रवादी है, डेमोक्रेट। ब्यूरोक्रेट नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स के लिए यूज होता है। ऑटोक्रेट होगा अनियंत्रित शासक, तानाशाह शासक, निरंकुश शासक, जो संपूर्ण सत्ता अपनी मुट्ठी में रखता है, स्वयं निर्णय लेता है हर मामलों में, वह ऑटोक्रेट होता है। और फेनेटिक मीन्स होता है हठधर्मी। फेनेटिक वह है जिसे लगता है कि मेरी मान्यताएं ही सबसे अच्छी हैं, मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है। 47 का सी। ओ 47 क्वेश्चन ही थे आज के क्लास में, और हम लोग कंप्लीट कर लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेट 2 फ्रॉम द न्यू बुक ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। चलिए, रोज रोज आप लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों तक शेयर करें ताकि कुछ और लोग इसका लाभ ले सके। बहुत अच्छी चीज है, बिना समय गंवाए कम से कम समय में इस चैनल पर आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। जरूर वीडियो को शेयर करेंगे आप। जितने नए लोग हैं उनको बोलूंगा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि जो लोग रोज जुड़ने वाले हैं वो भी कहते हैं सर क्लास आज नहीं चलेगा, सर क्लास आज नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो बेल का आइकॉन है उसे प्रेस ही नहीं किया है, नहीं तो नोटिफिकेशन तो आपके पास जाता। बंद करके रखते हैं लोग, तब फिर मैसेज करते हैं सर क्लास नहीं चलेगा। आप जब नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, जैसे क्लास लाइव होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सूचना आपको मिल जाएगी उसकी। ओके, थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।